नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, क्या आपको पता है कि गेस्ट फैकल्टी, एडहॉक फैकल्टी, कॉन्टैक्ट फैकल्टी या परमानेंट फैकल्टी में क्या अंतर होता है? तो देखिए, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। और जिनको इन सवालों में थोड़ी दिक्कत होती है, उन सभी दोस्तों के लिए वीडियो होने वाली है। आने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो हायर एजुकेशन में जॉब जो है उनका ड्रीम है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का ड्रीम है, उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो में देखिए हम इंक्लूड करेंगे कि इन वैकेंसीज में जो है डिफरेंसेस क्या है, नेचर ऑफ जॉब क्या होती है इनकी, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इनके सिलेक्शन के लिए, और इसमें देखिए इनके सिलेक्शन में रोल ऑफ एपीआई स्कोर क्या होता है, एडहॉक पैनल क्या होता है। एडहॉक पैनल देखिए, मैं रेफरेंस लूंगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का, साथ में और यूनिवर्सिटीज भी हैं जिनमें एडहॉक पैनल जो है वो मान्य होता है। इंटरव्यू इंटरव्यू जो है किस लेवल का होता है, इसमें क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है। इसके बाद में देखिए कॉलेज वैकेंसीज वर्सेस जो डिपार्टमेंट वैकेंसीज है, इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो देखिए, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है या अन्य यूनिवर्सिटीज है, उसमें एक मेन कैंपस होता है। तो वहाँ में जो डिपार्टमेंट, जो मेन कैंपस के पोस्ट निकलती हैं, वैकेंसीज निकलती हैं, उनको डिपार्टमेंटल वैकेंसीज कहते हैं। और जबकि जो कॉलेजेस उस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं, उनको कॉलेज वैकेंसीज कहा जाता है। तो देखिए इनमें क्या अंतर होता है, साथ ही जो डिफरेंट टाइप की फैकल्टीज हैं उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं। और देखिए ये बड़ा ही अवेटेड, जो लोग भी अपना करियर एज असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने की सोच रहे हैं, उन उनके मन में जरूर रहता है कि सैलरी और बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, इन सभी मुद्दों पे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा बड़ा जरूर रहेगा, लेकिन मैं ये होप करता हूँ कि इस वीडियो के बाद में सारे जो क्वेश्चंस हैं असिस्टेंट प्रोफेसर और डिफरेंट टाइप की फैकल्टीज से रिलेटेड, सिलेक्शन प्रोसीजर से रिलेटेड, वो आपके मन में नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या क्या होती हैं। तो चाहे हम देखिए बात करते हैं एडहॉक फैकल्टी, गेस्ट फैकल्टी या परमानेंट फैकल्टी या कॉन्टैक्ट फैकल्टी। अगर हम यूनिवर्सिटी लेवल पे बात करें या कॉलेज लेवल पे हम बात करें, तो देखिए इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रहेगी, मिनिमम क्वालिफिकेशन रहती है मास्टर्स डिग्री। मास्टर्स डिग्री जो भी आपका रेलिवेंट, आप सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की सोच रहे हैं, ड्रीम कर रहे हैं, उसमें आपकी मास्टर्स डिग्री जरूर होनी चाहिए। जैसे फिजिक्स में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आपकी मास्टर्स डिग्री फिजिक्स में होनी चाहिए। ग्रेजुएशन देखिए नहीं भी होगी तब भी चल जाएगी, अमूमन जो है ग्रेजुएशन नहीं देखी जाती है। मास्टर्स डिग्री जरूर होनी चाहिए, या फिर अलाइड किसी सब्जेक्ट में होनी चाहिए या किसी रिलेटेड सब्जेक्ट में होनी चाहिए। इसके बाद में देखिए मास्टर्स डिग्री तो आपने कर ली, लेकिन उसमें कितने परसेंट मार्क्स चाहिए? तो ये मार्क्स होने चाहिए आपके 55%। तो ये इसमें क्या है, एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है कि 55% जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए है। बाकी ओबीसी, एनसी, ओबीसी जो नॉन क्रीमिलियर है, एस सी एस टी या जो पीडब्ल्यू बीडी होती है, फिजिकल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी होती है, उनके लिए जो है 5% का रिलैक्सेशन होता है। तो देखिए ये पहली जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके बाद में देखिए आपके पास में नेट जरूर होना चाहिए, और आपके पास में सीएसआर या नेट में से एक चीज होनी चाहिए। तो तब आपको जो है, आप इन पोस्टों को, जो भी पोस्ट आप मान लीजिए गेस्ट फैकल्टी है या एडहॉक फैकल्टी है, परमानेंट फैकल्टी है, कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी, इन सभी के लिए इतनी मिनिमम क्वालिफिकेशन तो जरूर होनी चाहिए। तो देखिए सभी पोजीशंस के लिए ये क्वालिफिकेशन सेम है, चाहे वो आप गेस्ट के लिए भर रहे हैं, चाहे एडहॉक, चाहे परमानेंट, चाहे कॉन्ट्रैक्ट। और देखिए मैं रेफरेंस जो ले रहा हूँ यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का ले रहा हूँ, लेकिन अ, मैं इसलिए रेफरेंस की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में देखिए अपने कॉलेज लेवल पे कुछ अपने ही रूल्स होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज जो हैं वो यूजीसी के नॉर्म्स मानती है, और यूजीसी के यही नॉर्म्स है, यही मिनिमम क्वालिफिकेशंस यूजीसी, जो यूजीसी से क्या है अप्रूव्ड है यूनिवर्सिटीज, वो यही मिनिमम क्वालिफिकेशंस को मानती है। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में हमारा जो है, अगर आपके मन में ये सवाल है कि इन पोस्ट के लिए किस तरीके की स्क्रीनिंग होती है और इंटरव्यू के लिए क्या कैसे कॉल होती है, तो देखिए आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे, मान लीजिए अगर कॉलेज की कोई वैकेंसी निकली है तो आप उनकी वेबसाइट पे या डिफरेंट जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी हैं, जैसे कि आप कुछ पेज से किसी से जुड़े हुए हैं वैकेंसी से रिलेटेड, तो उनके थ्रू अगर आपको इन वैकेंसीज का पता चलता है, तो आप उनको जो है इनकी पोर्टल पे जाके भर सकते हैं। और देखिए
ये तो हो गया प्रोसीजर कि आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं। बाकी आप जाके डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे कॉलेज से डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, कॉलेज ऑफिस में जाके पूछ सकते हैं। और यूनिवर्सिटी के देखिए एक कॉलेज का जो है कॉलेज का पोर्टल होता है और एक जो होता है यूनिवर्सिटी का पोर्टल होता है। तो कॉलेज पोर्टल पे भी अपडेट होता है और यूनिवर्सिटी पोर्टल पे भी अपडेट होता है कि इस कॉलेज में जो है गेस्ट की वैकेंसी निकली है, एडहॉक की वैकेंसी निकली है। तो आप दोनों को क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और आपको जैसे ही पता चले और आप इसके लिए अगर एलिजिबल है, देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मैंने बता दी आपको। साथ में जो है आपकी जो आपने फॉर्म भरा उसके बाद में आपकी स्क्रीनिंग या कॉल फॉर इंटरव्यू कैसे होगा, इंटरव्यू के लिए कॉल कैसे किया जाएगा आपको। तो देखिए ये होता है एपीआई स्कोर के थ्रू। एपीआई स्कोर मतलब जिन लोगों को पता है वो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ कि ये एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है। इसमें जो है आपके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है, पब्लिकेशंस कितने हैं, टीचिंग एक्सपीरियंस कितना है, अवार्ड मिला है कि नहीं मिला है, ये सारी चीज़ें जो है इंक्लूड होती हैं। आगे मैं स्लाइड में उसको भी डिस्क्राइब करूंगा कि एपीआई स्कोर किस तरीके से आप अपना मेजर कर सकते हैं। तो देखिए इसमें जो मिनिमम क्राइटेरिया है, अगर आप कॉलेज रिक्रूटमेंट के लिए, ये देखिए स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, सॉरी फॉर दैट। कॉलेज रिक्रूटमेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं, कॉलेज रिक्रूटमेंट के लिए अगर आप अपना फॉर्म भर रहे हैं तो 50% होना चाहिए मिनिमम आपका जो एपीआई स्कोर है। जबकि अगर आप डिपार्टमेंट के लिए, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि कॉलेज एफिलेटेड कॉलेज के लिए अगर वैकेंसीज निकली हैं तो उसके लिए एपीआई स्कोर आपका 50% होना चाहिए। जबकि अगर डिपार्टमेंट की वैकेंसी निकली है तो वो 60% होना चाहिए। और देखिए ये सभी पे लागू होता है, गेस्ट फैकल्टी हो या फिर आपकी एडहॉक फैकल्टी हो या परमानेंट फैकल्टी हो। और देखिए इसके बाद में हम बात कर लेते हैं एपीआई स्कोर की। तो देखिए एपीआई स्कोर एक काफी बड़ा मुद्दा रहता है सभी स्टूडेंट्स के मन में। तो एपीआई स्कोर मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही सिंपली आप अपने एपीआई स्कोर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, ग्रेजुएशन के मार्क्स अपने लेंगे और देखिए जहाँ पे मेरा कर्सर चल रहा है आप वहाँ पे एक तरीके से देखेंगे कि अगर आपके ग्रेजुएशन में 80% या उससे अबव है तो आप अपने 21 मार्क्स काउंट करेंगे। 60% से 60 से 80 के परसेंट के बीच में तो आप 19 मार्क्स काउंट करेंगे। 55 से 60 के बीच में तो आप 16 मार्क्स काउंट करेंगे। और 45 से 55 के बीच में तो आप 10 मार्क्स काउंट करेंगे। तो देखिए ये ग्रेजुएशन का है, मान लीजिए मेरे 80 एंड अबव है तो मैं 21 मार्क्स यहाँ पे काउंट करूंगा। इसके बाद में देखिए मैं पोस्ट ग्रेजुएशन जो मेरी मास्टर्स डिग्री हुई है मैं उसमें भी अगर 80 से अबव है तो 25, 60 से 80 के बीच में 23। और देखिए इसमें 55% से 60 के बीच में है तो 20 मार्क्स। और अगर मैं एस सी एस टी या ओबीसी कैटेगरी में आता हूँ तो इसमें 50 से 60 के बीच में 20 मार्क्स ही काउंट होंगे, क्योंकि देखिए 5% का रिलैक्सेशन है एस सी एस टी ओबीसी और पीडब्ल्यू बीडी को, जो बेंच मार्क डिसेबिलिटी होती है तो उनके लिए 5% का जो है रिलैक्सेशन है। इसके बाद में देखिए आपने अगर एम फिल की है या एम टेक किया है या एल एल एम किया है, एम एड किया है, इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री की है और आपके उसमें 60 से अबव मार्क्स हैं तो आप 60% से अबव मार्क्स हैं तो आप इसमें 7 मार्क्स अपने आप ऐड करेंगे। और देखिए 55 से 60 के बीच में है तो 5 मार्क्स आप इसमें ऐड करेंगे। अगर आपने पीएचडी की है तो आप 25 मार्क्स मैक्सिमम इसमें अपने ऐड करेंगे। अगर आपके पास में नेट विद जेआरएफ है, मतलब नेट और जेआरएफ दोनों है, तो 10 मार्क्स काउंट करेंगे। अगर नेट है तो आप सिर्फ 8 मार्क्स ही काउंट करेंगे। इसके बाद में देखिए और क्या चीज इंक्लूड होती है इसमें, देखिए रिसर्च पब्लिकेशन इंक्लूड होता है। तो देखिए रिसर्च पब्लिकेशन में क्या है, आपने सुना होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी के लिए पेपर पब्लिश कराया कि नहीं कराया आपने अभी, इस तरीके की बातें आपने जरूर अपने सीनियर से, अपने टीचर से सुनी होंगी। तो देखिए ये क्यों क्यों होता है, क्योंकि रिसर्च पब्लिकेशन के एक रिसर्च पब्लिकेशन के 2 मार्क्स जो है काउंट होते हैं और मैक्सिमम मार्क्स आपको 6 मिल सकते हैं। तो देखिए अगर आपके पास में 3 रिसर्च पब्लिकेशन भी है तो आप फुल मार्क्स इसमें ले सकते हैं। लेकिन इसमें जो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये रहेगी कि पीयर रिव्यूड या यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स में ही वो आपके पब्लिकेशंस होने चाहिए। तो देखिए इसमें आपको 3 पब्लिकेशन के 6 मार्क्स मिलेंगे मैक्सिमम। इसके बाद में देखिए जो टीचिंग आपका एक्सपीरियंस है या पोस्ट डॉक एक्सपीरियंस है तो उसके लिए आपको 10 मार्क्स टोटल मिलते हैं। इसके में देखिए 2 मार्क्स फॉर 1 ईच ईयर। अगर आपके पास में आपने मान लीजिए टीचिंग 1 साल की है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। आपको 10 मार्क्स तब मिलेंगे जब आपने 5 साल टीचिंग की है। और पोस्ट डॉग में भी ऐसा ही है, पोस्ट डॉग में आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। पोस्ट डॉग अगर आपने की है तो आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके बाद में देखिए अवार्ड की कैटेगरी में
अगर आपको कोई इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड मिला है, मान लीजिए आपने ओलंपिक जीता है, या आप मान लीजिए कोई इंटरनेशनल आपने अवार्ड जीता है स्विमिंग में या किसी भी गेम में, या किसी मान लीजिए चेस में जीता है, तो आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी मिला है, रिकॉग्नाइज नेशनल लेवल बॉडीज, तो नेशनल लेवल पे मिला है, इंटरनेशनल लेवल पे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। जबकि स्टेट लेवल पे अगर आपको मिला है, स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है, तो वो 2 मार्क्स मिलेंगे। मान लीजिए आप किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में है और वहां पे आपको एज ए आपको स्टेट प्लेयर के लिए अवार्ड दिया गया है, तो आपको 2 मार्क्स उसमें भी मिल जाएंगे। इसके बाद में देखिए, और मैं बेसिक चीजें आपको बता देता हूँ कि इसमें मैक्सिमम मार्क्स का क्या क्राइटेरिया रहता है। तो देखिए, एम फिल, एम टेक या LLM, एमएड प्लस PhD अगर आपने किया है, तो आपको मैक्सिमम 25 मार्क्स ही मिल पाएंगे। आप बिल्कुल ये नहीं सोचेंगे कि एम फिल भी किया है मैंने, PhD किया, तो मार्क्स जो है आपको 32 हो जाएंगे। मार्क्स आपके 25 ही रहेंगे यहाँ पे, अगर आपने एम फिल PhD दोनों किए हैं तो, या साथ में ये डिग्री की है तो। इसके बाद में देखिए, JRF और नेट के लिए मैक्सिमम 10 मार्क्स, अवार्ड कैटेगरी में 3 मार्क्स आपको मैक्सिमम मिल सकते हैं। तो देखिए, एकेडमिक स्कोर जो है 84 मार्क्स में से काउंट होता है, रिसर्च पब्लिकेशन के 6 मार्क्स हैं, और टीचिंग एक्सपीरियंस के 10 मार्क्स हैं। इसी तरीके से 100 मार्क्स आपके API स्कोर में बन जाते हैं। तो देखिए, API स्कोर जो है 100 मार्क्स का जो है पॉइंट स्केल होता है, इसी पे आपके मार्क्स काउंट होते हैं। इसके बाद में देखिए, एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि जो टेम्पररी, एडहॉक या कॉन्टेक्चुअल या पोस्ट डॉक्टरेट बेसिस पे आपने एक्सपीरियंस लिया है, वो तभी आपको मिलेगा जब आपने UGC लेवल की जो है पे स्केल आपको मिल रही है, मिनिमम पे स्केल जो है UGC लेवल की मिल रही है, और आपको DA मिल रहा है, तो तभी आपको जो है उसका एक्सपीरियंस मिल पाएगा, टीचिंग एक्सपीरियंस का, नहीं तो नहीं मिलेगा। साथ में देखिए, अगर आपने MPhil PhD के साथ में आप टीचिंग कर रहे हैं, तो उसका एक्सपीरियंस आपको जो है नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जो है एक रेगुलर डिग्री कर रहे हैं और आप साथ में टीचिंग जो है नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए उसका एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। इसके बाद में देखिए, अगर आपके जो है टीचिंग आपने मान लीजिए 6 महीने करके छोड़ दी है, तो उसके जो मार्क्स हैं वो उसी तरीके से प्रोपोर्शन में रिड्यूस हो जाएंगे। मान लीजिए 1 साल के जो है 2 मार्क्स हैं, तो इस आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा 6 महीने का। तो देखिए, ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो मुझे लगता है API स्कोर से भी आपके मन में कोई ऐसा सवाल नहीं रह गया होगा। इसके बाद में देखिए, एक एक करके हम देख लेते हैं गेस्ट फैकल्टी क्या होता है। तो देखिए, गेस्ट फैकल्टी होता है एक नॉन परमानेंट जॉब है गेस्ट फैकल्टी। API स्कोर का सेम क्राइटेरिया रहता है, कॉलेज के लिए 50%, और अगर आप यूनिवर्सिटी की बात कर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट की बात करें, तो इसमें जो है आपका 60% क्राइटेरिया रहेगा। API स्कोर आपका अगर 60% है, तो तभी चांसेस हैं कि आपको स्क्रीनिंग या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए। मिनिमम स्कोर आपका 60 होना चाहिए। और देखिए, इसमें एक चीज, ये मेन चीज है, मैं इसका रेफरेंस फिर से दिल्ली यूनिवर्सिटी का ले रहा हूँ कि आपका नाम जो है एडहॉक पैनल में होना चाहिए। ये रूल जो है काफी और यूनिवर्सिटीज में भी एप्लीकेबल होता है कि एक एडहॉक पैनल बनता है। एडहॉक पैनल में हम आगे देखेंगे एडहॉक पैनल में क्या क्या चीजें होती हैं। तो देखिए, आपका नाम गेस्ट फैकल्टी में, अगर आप कहीं पे पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो आपका नाम एडहॉक पैनल में भी होना चाहिए। इसकी देखिए सैलरी देख लेते हैं। जो गेस्ट फैकल्टी की सैलरी है वो देखिए, पहले 1,000 रुपये पर लेक्चर हुआ करती थी, अब जो है 1,500 रुपये पर लेक्चर होती है। तो देखिए, गेस्ट फैकल्टी को जो है कम ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं, क्योंकि जैसे कि हम नाम से देख सकते हैं, गेस्ट फैकल्टी ये मेंबर नहीं होता किसी डिपार्टमेंट का, तो इसलिए एक तरीके से जो बेसिकली जो अंदर की इंटरनल चीजें होती हैं, उसका कारोबार, उसका जो कार्यभार है, वो गेस्ट फैकल्टी को नहीं दिया जाता है। तो 1,500 रुपये अभी पर लेक्चर हो गया है सैलरी। आप जो है अगर आपने मान लीजिए 25 लेक्चर लिए हैं, तो उसके हिसाब से आप इंटू कर लेंगे 1,500 में। तो इसमें देखिए, कोई क्राइटेरिया नहीं होता, मिनिमम क्राइटेरिया मैक्सिमम क्राइटेरिया जो है नहीं होता है इसमें। मैक्सिमम क्राइटेरिया इन द सेंस कि छुट्टियों के दिन तो आप नहीं पढ़ा सकते हैं, तो इसलिए मान के चलिए कि आप 20 से 25 दिन आपको मैक्सिमम लेक्चर्स आप महीने में ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको 1,500 रुपये पर लेक्चर मिलेगा। और देखिए, बाकी और क्या क्या इनकम सोर्सेज इसके लिए होते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कोई भी मॉड्यूल पढ़ाया है गेस्ट फैकल्टी ने, उसकी अगर कॉपी चेकिंग के लिए बुलाया जाता है उनको, तो लगभग 25 से 30 रुपए पर कॉपी के दिए जाते हैं गेस्ट फैकल्टी को। कभी कभी इन्विजिलेटर के रूप में भी इनको बुला लिया जाता है, और तब भी इनको पैसे दिए जाते हैं पर जो है पर ड्यूटी के। इसके बाद में देखिए, कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं होता है कि आपको इतने लेक्चर्स लेने हैं, और लेक्चर बेस्ड अप्रोच रहती है यहाँ पे कि लेक्चर के बेसिस पे जो है पेमेंट मिलेगा। लेक्चर के बेसिस पे ही जो आपका पैसा है वो उस तरीके से आपकी सैलरी बनेगी।
इसके बाद में देख लेते हैं कि एडहॉक पैनल क्या होता है, जो हमने पीछे बात की थी। तो देखिए एडहॉक पैनल का मतलब है, आप में से मुझे लगता है बहुत कम लोगों को ही पता होगा। एडहॉक पैनल का मतलब है, लैटिन वर्ड है ये एडहॉक, और इसका मतलब होता है फॉर दिस सिचुएशन। तो देखिए बेसिकली क्या था कि सिचुएशन के बेसिस पे पहले जो टीचर्स रखे जाते थे, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर रखे जाते थे, तो ये नाम दे दे एडहॉक पैनल कि मान लीजिए पर्टिकुलर सिचुएशन, कोई किसी की कमी है, तो इस सिचुएशन के लिए किसी को टेम्परेरी बेसिस पे रख लिया जाता था, तो उनको एडहॉक नाम दे दिया गया था। अब देखिए नोटिफिकेशन थ्रू डिपार्टमेंट वेबसाइट या यूनिवर्सिटी वेबसाइट ट्वाइस अ ईयर। ये एडहॉक पैनल जो है, डिपार्टमेंट पर्टिकुलर, मान लीजिए फिजिक्स डिपार्टमेंट है, वो एडहॉक पैनल के लिए अपना नोटिफिकेशन निकालेगा कि एडहॉक पैनल के लिए हम जो है एप्लीकेशंस इनवाइट कर रहे हैं, और पर्टिकुलर डेट टाइम तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें आप भेज दीजिए डिपार्टमेंट को। और इसका देखिए यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे भी साल में, अभी कोरोना करके जो है ये जो है चीज़ें बदली हैं, लेकिन पहले ये साल में 2 बार निकाला करते थे। तो देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, एडोब पैनल में अपनी एप्लीकेशन को, अपने नाम, अपने डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नीडेड होते हैं इसमें। तो देखिए इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है पूरा 10th से लेके, जो भी रिसेंट डॉक्यूमेंट्स है आपके, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की डिग्री, और आपकी जो मास्टर्स की डिग्री, मास्टर्स की मार्कशीट जो है, वो सारी चीज़ें, आपने नेट किया हुआ है तो वो, और ऑब्वियसली आप एडहॉक के लिए भर रहे हैं तो आपने नेट किया ही होगा, नेट किया है तो जेआरएफ किया है, तो वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके सारे चेक होंगे। पब्लिकेशंस कौन कौन से हैं सारे आपके चेक होके, उसके बाद में आपका पूरा डेटा अपलोड किया जाता है वेबसाइट पे, डिपार्टमेंट की भी और यूनिवर्सिटी की भी। तो देखिए इसके बाद में ये जो एडहॉक पैनल है, ये किस किस के लिए नीडेड है, तो ये गेस्ट और एडहॉक दोनों पोस्ट के लिए एडहॉक पैनल में आपका नाम जरूर होना चाहिए। फिर से मैं रेफरेंस ले रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का, तो गेस्ट और एडहॉक पोस्ट के लिए आपका एडहॉक पैनल में नाम जरूर होना चाहिए। अगर परमानेंट पोस्ट आती है तो तब एडहॉक पैनल में नाम होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑल इंडिया, मान लीजिए बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो परमानेंट पोस्ट पे अप्लाई करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता एडहॉक पैनल का कि ड्यू में या जो मेजर यूनिवर्सिटीज है उनमें कुछ इस तरीके की चीज़ होती है, तो देखिए वो नहीं भर पाते हैं, इसलिए परमानेंट पोस्ट में जो है एडहॉक पैनल या गेस्ट एडहॉक पैनल वाली चीज़ें नहीं होती है। इसके बाद में देखिए एडहॉक फैकल्टी, इसके फीचर्स हम देख लेते हैं। ये देखिए बेसिकली आप मान सकते हैं कि एक तरीके से जो परमानेंट फैकल्टीज हैं ऑलमोस्ट सेम ही एडहॉक फैकल्टी रहती है, बस इनके जो टाइम पीरियड है सर्विस का वो चेंज होता है, और थोड़ा सा सैलरी में अंतर आता है, और बाकी थोड़ा थोड़ा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी अंतर आता है। तो देख लिए क्या क्या अंतर है वो हम देख लेते हैं कि ऑलमोस्ट सेम एज परमानेंट फैकल्टी, इसी तरीके से इनको ट्रीट भी किया जाता है। और एडहॉक टाइम कितना होता है, शुरू में देखिए कोई अगर एडहॉक मान लीजिए उसने स्क्रीनिंग में गया, इंटरव्यू दिया और सेलेक्ट हो गया, तो शुरू में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 4 महीने का होता है। इनिशियली जो कॉन्ट्रैक्ट है, देखिए कॉन्ट्रैक्ट रहने का मतलब ये नहीं है कि कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब हो गई है, वो एक तरीके से जो है इनिशियली 4 महीने के लिए उनको रखा जाता है, लेकिन वो एक्सपेंडेबल भी है। एक्सपेंडेबल ये है, मेरे जो कई दोस्त हैं वो क्या कर रहे हैं एडहॉक पे, अभी अगर टीच भी कर रहे हैं तो उनका काफ़ी टाइम से पढ़ा रहे हैं एक्सपेंडेबल अपने टाइम पीरियड में। तो देखिए एडहॉक में टाइम पीरियड जो है एक्सटेंडेबल भी है। इसके बाद में देखिए कैन बी अपॉइंटेड एज परमानेंट लेटर। तो देखिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ में या कुछ डिपार्टमेंट्स में ऐसा भी होता है कि जो एडहॉक में फैकल्टी रखी हुई है उसको परमानेंट भी कर दिया जाता है बाद में, कुछ टाइम बाद में, 1 साल 1.5 साल में परमानेंट भी कर दिया जाता है। ये सब देखिए किसके ऊपर डिपेंड होता है, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, जो प्रिंसिपल होता है कॉलेज का, या डिपार्टमेंट में जो मेन कैंपस डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे एचओडी और बाकी जो कमेटी होती है उसके बेसिस पे ये सब चीज़ें होती हैं। अब देखिए एडहॉक फैकल्टी की हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख लेते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है कि जो सारी बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी परमानेंट फैकल्टी की होती है, वही एडहॉक फैकल्टी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। इसमें से एक दो चीज़ें जो है घट जाती हैं एडहॉक फैकल्टी की। इसके बाद में मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो देखिए अटेंडेंस सबमिशन जो होता है, जो बच्चे हैं उनका, उनकी अटेंडेंस लेना और उनका सबमिशन, उनका जो अटेंडेंस पूरा रजिस्टर है उसका सारा रिकॉर्ड देना डिपार्टमेंट को, वो सब एडहॉक फैकल्टी भी करती है। सेमिनार या वर्कशॉप कोई ऑर्गेनाइज करानी हो तो एडहॉक फैकल्टी का वो भी काम होता है। एग्जामिनर, जैसे एग्जाम्स होते हैं सेमेस्टर्स के, तो इसके लिए इन्विजिलेटिंग का काम भी एडहॉक फैकल्टी करती है। अब देखिए पेपर सेटिंग, ये एक थोड़ा सा जो है
ये कराया भी जा सकता है एड हॉक फैकल्टी से, नहीं भी कराया जा सकता, ये डिपेंड करता है जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है तो या आप जो प्रिंसिपल है कॉलेज का, वो सब इन इन लोगों पे डिपेंड करता है कि जो भी एड हॉक फैकल्टी पे जो भी कैंडिडेट है उससे पेपर सेटिंग कराना चाहते हैं कि नहीं कराना चाहते हैं। तो देखिए ये ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है ये। कॉपीज चेकिंग जो है वो करनी पड़ती है एड हॉक फैकल्टी को, सेमेस्टर की कॉपीज चेकिंग है वो करनी पड़ती है। जो भी मॉड्यूल एड हॉक फैकल्टी पढ़ा रहा है पढ़ा रही है वो बिल्कुल बेसिकली उसकी कॉपी जो है वही चेक करेंगे। इसके बाद में देखिए मार्क्स लिस्ट मेकिंग, ये सब चीज़ें एड हॉक फैकल्टी करती है कि कितने बच्चों के मार्क्स आए कितने, ये सब लिस्ट जो है एड हॉक फैकल्टी को करना पड़ता है। इसके बाद में देखिए इनकी सैलरी क्या होती है। तो सैलरी में आपको बता दूं कुछ चीज़ें ही जो है घटती हैं परमानेंट फैकल्टी से जो सैलरी मिलती है उसमें से कुछ चीज़ें ही एड हॉक फैकल्टी की घटती हैं। मान लीजिए आपको बेसिक पे ज़रूर मिलेगा, आपको डीए ज़रूर मिलता है, और कुछ जो फंड्स की कटिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है एड हॉक की। उसके बावजूद भी अराउंड 80 टू 85,000 पर मंथ सैलरी होती है एड हॉक फैकल्टी की, 80 टू 85,000। इसके बाद में देखिए कॉन्टैक्ट फैकल्टी और परमानेंट फैकल्टी में क्या अंतर होता है। तो देखिए कॉन्टैक्ट फैकल्टी का भी नाम सुना होगा आप लोगों ने, परमानेंट फैकल्टी, इनमें दोनों में क्या अंतर होता है। तो इसमें मैं अंतर बता देता हूँ आपको कि परमानेंट फैकल्टी क्या है। बेसिकली परमानेंट फैकल्टी में देखिए, सॉरी कॉन्टैक्ट है यहाँ पे, परमानेंट नहीं है। कॉन्टैक्ट फैकल्टी में क्या होता है कि दो तरीके की वैकेंसीज निकलती हैं, एक तो फ्रेश वैकेंसी और एक लीव वैकेंसी। तो देखिए लीव वैकेंसी पहले मैं आपको बताता हूँ। लीव वैकेंसी होती है, मान लीजिए कोई प्रोफेसर या कोई असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा रहा है लेकिन किसी वजह से उसने लीव ले ली 6 महीने की, या मान लीजिए फॉर से 8 मंथ्स की, तो उसके लिए जो है कॉन्टैक्ट पे फैकल्टी रखी जाएगी। लेकिन उसमें क्या है, वो कॉन्टैक्ट होता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में 6 महीने के बाद में जब वो फैकल्टी वापस आ जाएगी तो आपको अपनी जॉब जो है वो छोड़नी पड़ेगी। तो ये देखिए बेसिकली कॉन्टैक्ट फैकल्टी जो कि लीव वैकेंसी है। इसके बाद में देखिए फ्रेश वैकेंसी के लिए क्या है। फ्रेश वैकेंसी के लिए भी वही चीज़ है कि मान लीजिए 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो 1 साल के बाद में फ्रेश वैकेंसी जो है उसकी सिक्योरिटी नहीं है कि उसको फिर से जो है जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फैकल्टी का जो है फीचर है। इसके बाद में देखिए परमानेंट के लिए क्या होता है। परमानेंट के लिए फ्रेश वैकेंसी निकलती है और फ्रेश वैकेंसी में बेसिकली क्या है, जो सारे नॉर्म्स हैं एपीआई स्कोर और वही सारी चीज़ें की वेबसाइट पे जाके या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके आपको जो है अप्लाई करना पड़ता है। फिर वही स्क्रीनिंग होता है एपीआई स्कोर के अकॉर्डिंग और जो है आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, वो सारा प्रोसीजर होता है। लेकिन इसमें देखिए मैं आपको मेंशन कर देता हूँ कि गेस्ट फैकल्टी पे जो आपने पढ़ाया है उसका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है यहाँ पे। ये चीज़ बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे कि परमानेंट जो फैकल्टी है उसके लिए जो एक्सपीरियंस आपने मान लीजिए उससे पहले गेस्ट पे पढ़ा रहे थे तो उसका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा परमानेंट फैकल्टी के लिए। जबकि अगर आपने एडहॉक पे पढ़ा है तो उसका कंसिडर्ड होगा, उसका बिल्कुल आपका एक्सपीरियंस टीचिंग एक्सपीरियंस में आपका कंसिडर्ड होगा। और देखिए इसमें थोड़ी सी, जैसे मैंने अभी बताया कि एडहॉक फैकल्टी से थोड़ी सी ज़्यादा सैलरी होती है। मान लीजिए वहाँ पे 80-85 मिल रहा है तो यहाँ पे जो है 90 अराउंड सैलरी आपको मिलेगी, 90-92 इस तरीके से 1000 पर मंथ सैलरी आपको मिलेगी। तो दोस्तों देखिए इस वीडियो के बाद में मुझे लगता है कि कोई डाउट नहीं रह गया होगा। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, कैसे एडमिशन या सॉरी कैसे वैकेंसी आपको देखनी है या कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपके कोई भी डाउट जो रहेंगे उन सभी को ख़त्म किया जाए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।